अब हम लोग चालू कर रहे हैं। और आज सबसे पहले ये है कि जो अपना पड़ोसी देश है नेपाल, जिसके साथ हमारी करीब 1800 किलोमीटर की सीमा लगती है और जिसके साथ हम देख रहे हैं कि 1947 से ही हमारे बहुत शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। उन्होंने कल एक नक्शा जारी किया है और उस नक्शे के अंतर्गत जो काली नदी के पूरब के जो क्षेत्र हैं जिन पे उनका दावा है, और वो कहते हैं कि सिंगौली की संधि के अंतर्गत 1816 से ये क्षेत्र हमारा है। और काला पानी और लिम्पियुद्रा, यानी ये लिम्पियुधरा और लिपुलेख, इन तीनों पे उन्होंने अपना दावा प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि नेपाल द्वारा इन क्षेत्रों पर जो दावा प्रस्तुत किया जा रहा है, वो जो वस्तु स्थिति है उससे अलग है। और आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि काला पानी पे 1962 से हमारी सेना विद्यमान है, और लिम्पी अधूरा पे 1962 से हमारी सेना विद्यमान है, और लिपुलेख हमारे लिए विशेष रणनीतिक महत्व का दर्रा है, और उस पे जो है हमारी 1962 से सेना विद्यमान है। और नेपाल का ये दावा पूर्णतः गलत है। तो हम लोग इसका विश्लेषण करते हैं कि ये कैसे नेपाल द्वारा ये दावा किया जा रहा है और कैसे जो है भारत सरकार ये दावा कर रही है कि 1962 से हमारा इस क्षेत्र पर आधिपत्य है, ये क्षेत्र हमारे हिस्से में आता है। ये एक्चुअली जब सिंगौली की संधि हुई द्वितीय नेपाल युद्ध के बाद, तो द्वितीय नेपाल युद्ध के बाद सिंगौली की संधि के अंतर्गत ये तय किया गया था कि जो भी काली नदी के जो भी काली नदी के पूरब का क्षेत्र है वो नेपाल के पास रहेगा, और उसके पश्चिम का क्षेत्र वो अंग्रेजी सरकार यानी भारत सरकार के पास रहेगा। तो इसी के अंतर्गत ये जो उस समय के क्षेत्र थे वो भारत के अंतर्गत इसलिए आ जाते हैं क्योंकि नदियां अपना मार्ग बदलती रहती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 1962 में जब युद्ध प्रारंभ हुआ, तो लिपुलेख दर्रे का हमारे लिए विशेष रणनीतिक महत्व था, और उस विशेष रणनीतिक महत्व की दर्रे की वजह से हमने वहां पर अपनी सेनाएं तैनात की, और तब से हमारी सेना वहां पर तैनात है। तो चाहे वो लिपि अधूरा का हो, चाहे लिपुलेख हो, और चाहे काला पानी हो, तीनों ही जगह हमारे लिए विशेष रणनीतिक महत्व के हैं। और इसलिए अभी जब जम्मू कश्मीर का नया नक्शा जारी किया गया, तो उनमें इन क्षेत्रों को क्योंकि जो हमने प्रदर्शित किया, तो उस पे नेपाल सरकार ने आपत्ति दर्ज की। उसके बाद क्या है कि 8 मई को जो राजनाथ सिंह जी ने एक नई रोड का उद्घाटन किया, और वो दारचूला से लिपुलेख के लिए एक रास्ता था, और वो रास्ता मानसरोवर के लिए जाता है। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए दारचूला से जो लिपुलेख मार्ग होते हुए, दर्रे होते हुए वो मार्ग बनाया गया, उस पे नेपाल ने अपनी आपत्ति दर्ज की। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि निश्चित रूप से चीन के हितों को ध्यान में रखते हुए नेपाल द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये हम लोगों ने देखा। दूसरा क्या है कि भारत सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जो कश्मीर में नए डोमिसाइल रूल्स हैं, तो जे एंड के न्यू डोमिसाइल रूल्स 2020 करके एक नए रूल्स जारी कर दिए हैं। और इन रूल्स के अंतर्गत उन लोगों को जो 1947 में माइग्रेट होकर के पाकिस्तान से भारत आए थे और वो 1947 से जम्मू में रह रहे हैं, उनको भी जम्मू कश्मीर की जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो जारी किया जा सकेगा, क्योंकि धारा 370 और 35 से खत्म होने के बाद कश्मीर की अलग से नागरिकता का कोई प्राविधान नहीं रह गया है। लेकिन स्थानीय निवास के प्रमाण पत्र जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होते हैं, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। तो उसी के अंतर्गत जे एंड के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 जारी किए गए हैं। और इनके अंतर्गत ये रखा गया है कि 1947 में जो लोग माइग्रेट होकर के पश्चिमी पाकिस्तान से विभिन्न कारणों से पीड़ित लोग जो जम्मू एंड कश्मीर आ गए थे, विशेष करके जो जम्मू के क्षेत्र में बसे हुए लोग हैं, उनको जो है ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी तय किया गया है कि जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग आज़ादी के भी पहले से महाराष्ट्र द्वारा ले जाकर के वहाँ बसाए गए थे, और उनके ऊपर एक प्रतिबंध था
कि वो अपना पुश्तैनी काम नहीं छोड़ सकते हैं, और यदि वो अपना पुश्तैनी काम छोड़ते हैं तो उनको जम्मू एंड कश्मीर में निवास की अनुमति समाप्त हो जाती है। इसके अलावा उनको वहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी स्थायी निवास का प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाता था। तो इन नियमों के अंतर्गत ये भी प्राविधान रखा गया है कि जम्मू कश्मीर में जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तीसरा ये है कि जो लोग 19 जनवरी 1990 को जम्मू एंड कश्मीर से पलायन करके देश के दूसरे हिस्सों में चले गए थे, उनके बच्चे वो अगर वहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं और वहाँ पर वो पुनः किसी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत एक प्राविधान ये और रखा गया है कि यदि किसी अधिकारी के पास कोई आवेदन दिया जाता है और वो अधिकारी 15 दिन के अंदर उस आवेदन को निस्तारित नहीं करता है तो उसे 50,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, और वो 50,000 रुपए उसके अपनी सैलरी से काट करके दिए जाएंगे। इसके अलावा एक प्राविधान ये भी रखा गया है कि जो लोग लंबे समय से जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं, अर्थात पिछले 15 साल से जो लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं और वहां पर राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की किसी सेवा में हैं, उनके बच्चों ने यदि वहां से हाई स्कूल या इंटर की परीक्षा पास की है तो वो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा पास करने वाले बच्चे भी वहां पर नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के संदर्भ में अनेक ऐसे नए नियम बनाए गए हैं जिनसे निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा जो वास्तव में उस लाभ के हकदार थे, जो लोग आज़ादी के पहले से वहां रह रहे थे किंतु उनको वहां पर नागरिकता नहीं प्राप्त थी और जिसके कारण वो वहां पर किसी भी सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं कर सकते थे। उन लोगों को ये हक मिलेगा कि वो वहां पर नौकरी में आवेदन कर सकेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक छोटा सा नियम और था जिसके व्यापक दुष्परिणाम थे कि यदि कोई जम्मू कश्मीर की बेटी जम्मू कश्मीर में शादी करना चाहती है तो वो शादी कर सकती है, लेकिन यदि वो भारत के किसी अन्य नागरिक से शादी करना चाहती है तो ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता और संपत्ति का अधिकार समाप्त हो जाता था। परंतु यदि वो पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह करती थी और या पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर के किसी व्यक्ति से विवाह करती थी तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होती थी और उसका संपत्ति का अधिकार भी सुरक्षित रहता था। इस नियम को बदल दिया गया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऐसे सभी लड़कियां भी आवेदन कर सकेंगी जिन्होंने देश में जम्मू कश्मीर के बाहर विवाह किया है और इस कारण से उनकी नागरिकता 5 अगस्त 2019 के पहले खत्म कर दी गई थी और अब जो है वो फिर से वहां के नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगी। तो ये व्यापक परिवर्तन इस समय किए गए हैं और इनके निश्चित रूप से बहुत व्यापक परिणाम होंगे। अब हम लोग एक दूसरे विषय पे आते हैं और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 3 के अंतर्गत एक प्राविधान रखा गया है कि जो क्वायर इंडस्ट्री है उसको बूस्टिंग देने के लिए और लागत को कम करने के लिए और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो क्वायर मैट्रिसेस हैं, ऐसे टेक्सटाइल्स जो क्वायर मतलब होता है जो नारियल की जटा होती है, तो उस नारियल की जटा से बहुत अच्छे किस्म के चटाइयाँ बनती हैं और उन चटाइयों को रोड में प्रयोग किया जाएगा और कम से कम 5% जो रोड होंगी उनका निर्माण उन चटाइयों के माध्यम से किया जाएगा। तो ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कम से कम 15% इस प्रकार की मटेरियल का उपयोग किया जाना है, जिसमें यह तय किया गया है कि 5% वो क्वायर इंडस्ट्री से होगा और निश्चित रूप से इससे क्वायर इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लाभ पहुंचेगा और इससे एक जो कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था में गति धीमी हुई है, उससे क्वायर इंडस्ट्री को जो नुकसान पहुंचा है उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकेगी। अब जो इस समय का सबसे महत्वपूर्ण विषय था वो निश्चित रूप से अम्फान से रिलेटेड है। अम्फान हमारा एक बहुत
भयानक तूफान जो है वो हम लोगों को कल देखने को मिला, और इसको हम लोग सुपर साइक्लोनिक तूफान कह रहे हैं। सुपर साइक्लोनिक तूफान कैसे होते हैं, ये हम लोगों की कई अलग-अलग क्राइटेरिया हैं। इनको हम लोग बाँटते हैं। सबसे पहले जो सबसे धीमी गति के तूफान होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं लो प्रेशर के तूफान, यानी 0 से 31 किलोमीटर तक अगर पर आवर की गति से है, तो इसको हम लोग सिंपली जो है इस साइक्लोन को हम लोग लो प्रेशर साइक्लोन कहते हैं। लो प्रेशर सिंपली कह देते हैं। और उसके बाद अगर 31 से 49 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, तो इसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 49 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवाएं चल रही हैं, तो ये डीप डिप्रेशन कहलाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर 61 से यानी 61 से 88 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, तो हम लोग इसको साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं। और फिर उसके बाद सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाता है अगर वो 88 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये जो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है, ये 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर ऊपर हवाएं चल रही हैं, तो हम लोग इसको सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं। या सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म में 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर हवाएं चलती हैं। और कल हमारी जो हवाएं थी, ये 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, और फिर ये बढ़कर 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हुई, और उसके बाद 3 मिनट के लिए इन्होंने 230 किलोमीटर प्रति आवर यानी 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये सुपर साइक्लोन है, और पूरा जब से अभी तक रिकॉर्ड रखा जा रहा है इन साइक्लोन्स का, तब से अभी तक का ये चौथा सबसे बड़ा साइक्लोन था पूरे मानव इतिहास का। और इस बात को देखते हुए बड़े आश्चर्य की बात है कि केवल 12 लोगों ने पश्चिम बंगाल में जान गंवाई, 8 लोगों ने बांग्लादेश में जान गंवाई, यानी हम देखते हैं कि 20 लोगों की जान इसने ली। तो एक तरह से ये बहुत बेहतर आंकड़ा है। और इसने जो है दीघा पश्चिम बंगाल में लैंडफॉल हुआ था इसका, और उसके बाद जो है हाटिया द्वीप है बांग्लादेश का, वहां पर इसका लैंडफॉल हुआ था। यानी लैंडफॉल का मतलब होता है कि जहां पर आकर वो समुद्र से तूफान पृथ्वी पर टकराया, जहां पर थल में टकराया, तो जमीन में जहां पर टकराता है उसको हम लैंडफॉल कहते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं। अभी उड़ीसा के आंकड़े हम लोगों के पास नहीं आए हैं, और ये निश्चित रूप से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो है इतनी कम जाने इसलिए गई क्योंकि 3 मिलियन पीपुल यानी 30 लाख लोगों को उनकी जगह से सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। तो इसलिए इस सदी का ये सबसे बड़ा साइक्लोन था, और इस सुपर साइक्लोन में 30 लाख लोगों को अपनी जगह से हटा देने के कारण जान माल की क्षति कम हुई। माल की क्षति तो हुई, लेकिन जान की क्षति कम हुई। हमारा जो हैंगर था कोलकाता का, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, और इसके अलावा बहुत सारी जो रोडवेज की बसें थीं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, रोड क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कई जगह जल भराव हो गया है, और बहुत सारे नुकसान हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद हम लोग ये देखते हैं कि जान की क्षति अपेक्षाकृत कम हुई, क्योंकि हम लोगों को ये याद रखने की जरूरत है कि 1970 में जो भोला नाम का तूफान आया था, उस सुपर साइक्लोन की वजह से 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी बांग्लादेश में। तो 5 लाख और 12 में काफी बड़ा अंतर होता है। अच्छा, उसके बाद एक चीज ये समझने की है कि ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, इसमें दुनिया के सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं। एक्चुअली ये जो साइक्लोन शब्द है, ये भी आपके यहीं से जन्म लिया है। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा ही जो है इसका नाम रखा गया था साइक्लोन, मतलब सांप की कुंडली। तो अंग्रेजों ने इसको जो है 1842 में साइक्लोन का नाम दिया था। तो हम लोग क्या देखते हैं कि दुनिया में जितने भी तूफान आते हैं, उसका 50% जो साइक्लोन्स होते हैं वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं, जबकि आपका जो एरिया वाइज है तो 0.6% केवल आपका बे ऑफ बंगाल होता है। सभी पूरे जितने भी समुद्र और ओशंस हैं सब मिला करके
केवल 0.6% यानी 1% से भी कम है आपका जो एरिया है। लेकिन उसके बावजूद हम क्या देखते हैं कि 50% जितने दुनिया भर में साल भर में तूफान आते हैं, उनमें से 50% केवल आपके बे ऑफ बंगाल में आते हैं। जो 10 खतरनाक तूफान होते हैं, उसमें से 8 अभी तक के हिस्टोरिकली जो आपके 10 सबसे ज्यादा खतरनाक तूफान आए हैं, उनमें से 8 जो है वो बे ऑफ बंगाल में ही आए हैं, बंगाल की खाड़ी में ही आए हैं। तो अब इससे ये सवाल उठता है कि ये क्या कारण है। सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना है कि ये तूफान आते क्यों हैं, इनके क्या कारण है जन्म लेने का, ये कैसे जन्म लेते हैं, ये कैसे क्रिएट होते हैं, और दूसरा ये है कि ये बे ऑफ बंगाल में ही इतने ज्यादा क्यों आते हैं। तो इसके 2-3 कारण अपने को समझने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि ये जो हमारा तूफान होता है या जिसको हम लोग साइक्लोन कहते हैं, तो ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये 3 चीजों पर निर्भर करते हैं। पहली चीज तो ये है कि जो टेम्परेचर ऑफ सी सरफेस है, तो सी सरफेस यानी समुद्र का जो तल है, ऊपर का हिस्सा है, तो उस सतह का तापमान कितना है। अब हम 2 चीजें देखते हैं। एक तो जो बे ऑफ बंगाल में पूरे भारत की नदियां आकर के गिरती हैं, और उनके गिरने की वजह से जो इसकी ऊपरी तल है, वो हम लोगों को मालूम है कि अगर नमकीन पानी है और सादा पानी है, तो सादा पानी ऊपर रहेगा और नमकीन पानी नीचे रहेगा। यानी जो खारा पानी है वो नीचे होता है, और जो ऊपर होता है वो पानी की एक लेयर बन जाती है, और उस लेयर की वजह से क्या होता है कि इवेपोरेशन की गति बढ़ती है। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा वहां पर जो स्लगिश विंड्स होती हैं, जो धीरे धीरे विंड्स बह रही होती हैं, वो उतनी तेज नहीं होती हैं जैसे कि हम लोग खुले समुद्र में देखते हैं। उसका आकार तिकोना है बे ऑफ बंगाल का। तो वहां हम क्या देखते हैं कि वाष्पन बहुत तेज गति से होता है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तो ये जो पानी की सतह है इसकी वजह से, और दूसरा ये जो स्लगिश विंड्स हैं इनकी वजह से, इन दोनों की वजह से उसका जो तापमान है वो तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है। यानी सामान्य तौर पे समुद्र की सतह का तापमान 26 डिग्री तक नॉर्मल होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल का तापमान सामान्य तौर पर 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इधर हमने क्या देखा है, इधर हमने ये देखा है कि ये अभी जो मई 2020 के पहले 2 सप्ताह थे, इनमें ये 32 डिग्री तक पहुंच गया था। यानी मई के शुरुआती 2 सप्ताह में जो हमारा तापमान था समुद्र की सतह का, वो 32 डिग्री तक पहुंच गया था। तो एक चीज तो हम लोग ये देखते हैं। दूसरा क्या है, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी निश्चित रूप से जब हमारा बे ऑफ बंगाल का जो आकार है वो तिकोना है, और यहाँ पर वाष्पन अत्यंत तीव्र गति से होता है, तो इसकी वजह से लगातार बादल बनते रहते हैं, और जो वातावरण है उसमें जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, वो जरूरत से ज़्यादा होती है और सामान्य से ज़्यादा होती है। तो ये आर्द्रता एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसकी वजह से वहाँ पर एक पॉकेट बन जाता है, जो एयर पॉकेट होता है, उसकी वजह से अगल बगल की हवाएं तेजी से उस तरफ को चलने लगती हैं। और दिलचस्प चीज़ ये है कि आपके एशियाटिक सोसाइटी ने 40 से अधिक पेपर्स इस विषय में प्रकाशित किए थे 1842 के, यानी 1786 से लेकर के और 1842 के बीच में 40 से अधिक इस विषय में वो प्रकाशित हुए जो रिसर्च पेपर्स थे। और उन रिसर्च पेपर्स के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि ये क्यों साइक्लोन्स आते हैं। तो दूसरा कारण हम ये देखते हैं ह्यूमिडिटी, यानी सरफेस टेम्परेचर, और दूसरा ह्यूमिडिटी। अब तीसरी चीज हम क्या देखते हैं, तीसरी चीज है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है कि हमारा बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर वो बढ़ करके 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सामान्य तौर पर 28 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस समय हमने क्या देखा, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी पिछले ही साल हमने देखा था फानी आया था, और उसने भी भयानक उत्पात मचाया था। तो हम देख रहे हैं कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है
वो लगातार बढ़ रही है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इनकी जो घातक होने की स्थिति है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये जो अपना अम्फ़ान है, ये मुश्किल से 3 दिन पहले ये समुद्र में उत्पन्न होना चालू हुआ था और हमारे देखते-देखते इसने 3 दिन के अंदर आकार ग्रहण कर लिया और 6-7 दिन के अंदर इसने तबाही मचाने के लिए भारत में प्रवेश कर लिया। तो ये चीज़ हम इसमें देखते हैं। अच्छा, इनकी जो सेवरिटी होती है, ये जो इनका इम्पैक्ट होता है और जिसको हम लोग डैमेजिंग कैपेसिटी कहते हैं, उसके आधार पर भी इनका विभाजन किया जाता है। तो 120 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक इनकी जो नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है, वो निश्चित रूप से 120 से 150 काफ़ी होता है, काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचता है, लेकिन हम उसको मिनिमल में रखते हैं। और उसके बाद 150 से 180 तक इनको हम लोग मॉडरेट्स कहते हैं। यानी ये मॉडरेट तूफान नुकसान तो पहुंचाते हैं, लेकिन जो क्षति होती है वो मॉडरेट क्षति होती है। 180 से लेके 210 तक एक्सटेंसिव क्षति होती है, अत्यधिक क्षति जो है वो पहुंचाते हैं। और 210 से 250 तक वो एक्सट्रीम होता है। और फिर 250 के ऊपर हम कहते हैं कि ये कैटेस्ट्रॉफिक तूफान है। तो इस तरह से ये विभाजन एक साथ में और चलता है। अब ये भी हम जानते हैं कि एनडीआरएफ की टीम्स जो है रवाना कर दी गई और 19 टीम्स जो भेजी गई हैं एनडीआरएफ की पश्चिम बंगाल में, वो वहाँ पर बचाव कार्यों के लिए और राहत कार्यों के लिए ये हमने तैनात की है। अब ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है, ये निश्चित रूप से ये एनडीएमए के अंतर्गत काम करता है और एनडीएमए हमने 2005 में इसका निर्माण किया था। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में पास हुआ था। और 2005 में जब हमने एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया, तो उसी के अनुपालन में फिर दिसंबर 2006 में एनडीएमए का गठन किया गया था। और ये इसीलिए किया गया था ताकि इस तरह की जब भी कोई आपदाएं आए तो उनके लिए हम पहले से तैयार रहें। और शायद इसी वजह से है कि हमारी जो जान माल की क्षति हुई है वो अपेक्षाकृत कम रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एनडीएमए है उसका संरचना कैसी होती है। उसमें जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। दूसरा क्या है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। तो प्रायः मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो इसके वाइस चेयरमैन होते हैं। वैसे कोई भी व्यक्ति जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो इसका वाइस चेयरमैन हो सकता है, लेकिन जनरली जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ही व्यक्ति इसका वाइस चेयरमैन होता है। इसके अलावा जो इसके मेंबर्स होते हैं वो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, तो 8 यानी 8 ऐसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं जो इसके मेंबर होते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है एनडीएमए का? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो बनाया गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो उसका सबसे प्रमुख काम होता है पॉलिसी मेकिंग में। यानी उसको जो है पॉलिसी बनानी होती है। और पॉलिसी किन किन संदर्भों में बनानी होती है? सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पेपर होता है आप लोगों का, उसके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। और इसको आप लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले एनडीएमए की जिम्मेदारी होती है कि प्रिवेंशन के संदर्भ में, बचाव के संदर्भ में वो अपनी पॉलिसीज राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से इनको सुझाव दे कि उनको क्या पॉलिसी बनानी चाहिए। दूसरा क्या है कि जब भी इस तरह की कोई आपदा आती है, वो आपदा चाहे मानव निर्मित हो चाहे प्राकृतिक हो, तो उसका मिटिगेशन, कैसे उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, किस प्रकार से इस प्रकार की आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तीसरा विषय होता है प्रिपेयर्डनेस, पहले से उस आपदा के लिए स्वयं को तैयार करना। कैसे हम उस आपदा के लिए अपने को पहले से ऐसी पॉलिसी रखें कि हमारे पास पहले से उसके लिए तैयारी रहे। फिर क्या है? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के लिए हमको पॉलिसी बनानी होती है कि यदि इस प्रकार की कोई आपदा है तो उसको हम किस प्रकार से प्रतिक्रिया दें
और इसी के अंतर्गत हमारा जो है एनडीआरएफ का गठन किया गया है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, कि हमें रिस्पांस किस तरह से करना है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षित लोग होने चाहिए हमारे पास, सारा प्रशिक्षित लोगों की एक टीम होनी चाहिए जो जानती हो कि इस प्रकार की आपदा में इस प्रकार से हमें बचाव कार्य करने हैं। फिर है रिकवरी। जब भी कभी इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है तो उसके बाद सारे जो मार्ग होते हैं उनमें व्यापक क्षति हो गई होती है, पानी भर गया होता है, रोड कट गई होती है, पेड़ गिर गए होते हैं। उससे रिकवर कितनी जल्दी हम हो सकते हैं और कितनी तेजी से हम अपनी पुनः वापस अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर हम क्या देखते हैं, रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण। जो चीजें क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनको हम कितनी जल्दी पुनः वापस पुनर्निर्मित कर देते हैं, तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा है। अच्छा, अब हम लोग इसके आगे ये देखते हैं कि ये जो इसका नाम था अम्फान, तो ये जो अम्फान नाम था ये थाईलैंड द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और अभी मुश्किल से थोड़े ही दिन पहले, शायद 15-20 दिन पहले, यानी पिछले ही महीने, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कैसे इनके नाम रखे जाते हैं। तो इनके नाम के रखने के संदर्भ में हम लोगों को देखना है कि 8 देश ऐसे, एक्चुअली वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है और वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा विभिन्न सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इसमें क्या है कि TCWCS होते हैं। तो TCWCS मतलब होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स जो है ये WHO द्वारा बनाए गए हैं और ये टोटल 5 हैं दुनिया भर में। और वो जो सेंटर्स होते हैं उनके द्वारा उनका नाम अप्रूव किया जाता है। और 6 जो है वो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स होते हैं। तो ये जो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स होते हैं, इनमें उस क्षेत्र के जो देश होते हैं वो मिल करके नाम की एक लिस्ट तैयार करते हैं। और फिर जब किसी साल कोई पहला तूफान आता है तो उसको ए से जो नाम होते हैं उनके बीच से रखा जाता है, और फिर दूसरा जो आता है वो बी से रखा जाता है, फिर तीसरा सी से, फिर इस तरह से डी ई एफ ये क्रम चलता रहता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहला नाम, क्योंकि इस वर्ष का ये पहला मेजर साइक्लोन था, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने ए से रखा और ये अम्फान था। तो जो अपना रीजन है, यानी कि इसका जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, IMD है, तो वही जो है इस रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर का हेड भी होता है। उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो जो नाम है उनको निर्धारित करे, सभी लोगों से नाम ले करके, और उस नाम को निर्धारित करने की जिम्मेदारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की होती है। जो 13 देश हैं उन 13 देशों में मुखिया जो है वो भारत ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ये विश्व के सबसे पुराने मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स में से एक है। और ये एक्चुअली भारत में जब 1871 का और 1866 का अकाल पड़ा था, तो 61 का और 66 का ये बहुत भयानक अकाल था। और उसके पहले एक बहुत भयानक जो है साइक्लोन आया था। तो तब तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया कि इनका अध्ययन करने के लिए, और उसके पहले ये एशियाटिक सोसाइटी इसका अध्ययन कर रही थी, तो एशियाटिक सोसाइटी ने जो इस विषय में रिसर्च किए थे और जो वो किए थे उन्हीं के आधार पे 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का गठन हुआ था। तो ये विश्व के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराने डिपार्टमेंट्स में एक है। आज हमारे पास अंटार्कटिका, कोलाबा से लेके अंटार्कटिका तक लगातार एक श्रृंखला है, और हम देखते हैं कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो काफ़ी अधिक विश्व स्तर पे काम करता है। तो यहाँ पर है कि 13 कंट्रीज़ हैं जिनका एक ग्रुप है। एक्चुअली 2000 से नाम रखना चालू किया गया था, और जो देश हैं
कौन कौन से हैं इसमें? थाईलैंड है, म्यांमार है, बांग्लादेश हो गया, भारत, श्रीलंका, उसके बाद मालदीव, और मालदीव के बाद जो है ऊपर की तरफ अगर हम लोग आ जाते हैं तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद फिर हम देखते हैं कि ओमान, यमन, ईरान और सऊदी अरब और कतर। तो ये 13 देश हैं। ये 13 देश जो है ये नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन के देश होते हैं, और इनमें से हर एक के द्वारा 13-13 नाम दिए गए हैं। तो 13 into 13 तो 169 नाम जो है उनकी लिस्ट एक तैयार की गई है, और ये अभी इसी 2020 के अप्रैल के लास्ट या मई के शुरुआत में ही ये लिस्ट तैयार की गई थी और इसको फाइनलाइज किया गया है। तो और ऐसा जो फार्मूलेशन है, ये फार्मूला हम लोगों ने 2004 से आपस में तय करके फाइनलाइज किया था। तो ये हम लोगों ने देखा। ये तो था मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात। अब हम लोग क्या देखते हैं कि 20 मई को मेट्रोलॉजी डे भी मनाया गया था। मीटरोलॉजी डे और मेट्रोलॉजी डे में थोड़ा सा ही अंतर है। मीटरोलॉजी जो है वो हमारा मौसम विज्ञान से संबंधित है। अच्छा, इसका जो IMD है इसका मुख्यालय कलकत्ता में है, और ये बहुत दिलचस्प चीज है। सॉरी, इसका कलकत्ता में नहीं है, इसका जो है मौसम भवन नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और कलकत्ता में इसका रीजनल सेंटर है। तो कलकत्ता में इसका रीजनल सेंटर है, और इसका जो मुख्यालय है वो जो मौसम भवन नई दिल्ली का है उसमें स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि 20 मई को जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया गया था वो तो उसमें क्या होता है, वो जो नाप जोख से संबंधित होता है, जिसमें मतलब हम इकाइयाँ निर्धारित करते हैं, उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 20 मई 1875 को पेरिस कन्वेंशन हुआ था, और जब आप लोगों ने हाई स्कूल में सबसे पहला लेसन खोला होगा तो उसमें सबसे पहले मीटर की जो परिभाषा दी हुई है, उस मीटर की परिभाषा को इसी 20 मई 1875 को ये जो पेरिस कन्वेंशन है, तो उस मीटर कन्वेंशन जो पेरिस में हुआ था तो उसमें ही निर्धारित किया गया था। और क्या था कि इरेडियम की एक छड़ को नाप करके पेरिस के संग्रहालय में रख दिया गया, और ये कहा गया कि ये 1 मीटर होगा। तो इसके अलावा जो फुट होता है, वो फुट हमारा कैसे निर्धारित होता है? एडवर्ड सेकंड के पैरों को नापा गया था, और उस पैर की लंबाई के बराबर जो है वो 1 फुट मान लिया गया था। पैर मतलब जो निचला पैर है, तलवे कह सकते हैं हम लोग। तो उस फुट को जो है नाप करके, और एडवर्ड सेकंड के पैरों की नाप को हम लोगों ने अपना 1 फुट मान लिया था। तो ये एक फुट का था, और ये मीटरोलॉजिकल डे इसलिए मनाया गया क्योंकि अपना कन्वेंशन हुआ था 20 मई 1875 को, उसी में मीटर निर्धारित किया गया था। तो ये नाप और बाँट, तो बाँट और नाप जो जो होता है उसके लिए इसको किया जाता है। अच्छा, 20 मई को ही हम लोगों ने वर्ल्ड बी डे भी मनाया। ये एपीकल्चर के जो जन्मदाता थे, तो फादर ऑफ द एपीकल्चर जिनको कहा जाता है, एपीकल्चर एक्चुअली हम लोग शहद के लिए जो मधुमक्खी पालन है उसको कहते हैं, मौन पालन भी कहते हैं। तो इसके जो फादर थे एंटोन जंसा, ये स्लोवेनिया के थे, और 1734 में इनका जन्म हुआ था। तो 20 मई 1734 को इन्होंने जन्म लिया था। उन्हीं की याद में हम लोग 20 मई को ही वर्ल्ड बी डे के रूप में भी मनाते हैं, और इस बार का थीम था बी इंगेज्ड। तो ये तो बहुत अच्छा थीम था, और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बी डे मनाया गया था। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि अवार्ड्स, कौन कौन से अवार्ड्स मिले इस बीच। तो अवार्ड्स में हम लोग देखते हैं कि मनमीत कौर ये पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट हैं, और ये जो पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं इनको जो है सिख ग्रुप, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उस सिख ग्रुप ने जो है अवार्ड दिया है, और ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में इनको विशेष कार्य करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। दूसरा हम क्या देखते हैं? दूसरा हम देखते हैं कि जो वाइस एडमिरल विनय वाधवार हैं, तो वाइस एडमिरल विनय वाधवार जी को ये अलेक्जेंडर
डेल रिम्पल अवार्ड दिया गया है 2019 का। और ये दिया गया है हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में काम करने के लिए। ये एक्चुअली भारत सरकार के नेशनल हाइड्रोग्राफर हैं वाइस एडमिरल विनय बाजवार जी। ये हाइड्रोग्राफी क्या है? ये ये वो विज्ञान है जिसने अंग्रेजों को पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया था। अ, समुद्र की गहराई, लंबाई, चौड़ाई और नेविगेशन के लिए कहाँ पर क्या चीज स्थित है, एक मैपिंग जो की जाती है, उसको हम लोग हाइड्रोग्राफी कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि समुद्र, महासागर, झील, नदियां जो भी हैं, उनकी जो नाप जोख है और उनकी नाप जोख से संबंधित जो नक्शे बनाने का कार्य है, ये जो है, जो अलेक्जेंडर डेल रिम्पल द्वारा सबसे पहले किया गया था 1795 में, इन्होंने ऐसा किया था। एक्चुअली उसके पहले क्या होता था कि जो भी नाविक होते थे वो अपने नक्शे अपने अनुभव के आधार पे तैयार करते थे और वो उनकी निजी संपत्ति होती थी और वो उसको अपने हिसाब से रणनीतिक रूप से या अन्य कारणों से अपने ढंग से प्रयोग करते थे, वो उनकी संपत्ति होती थी। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल ने सबसे पहले इन नक्शों को राष्ट्र हित में प्रयोग करने के लिए पूरा एक सुव्यवस्थित ढंग से संकलन किया और खुद भी जो है नक्शों का निर्माण करवाया। तो उसी की वजह से वो जो पहले हाइड्रोग्राफर हमारे एडमिरल अलेक्जेंडर डेल रिम्पल थे, उनकी ही याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो यूनाइटेड किंगडम हाइड्रोग्राफिक ऑफिस है, उसके द्वारा दिया जाता है, 2006 से दिया जा रहा है। तो वो पुरस्कार इस बार वाइस एडमिरल विनय बाजवार जी को दिया गया है, जो नेशनल हाइड्रोग्राफर हैं भारत सरकार के। तो ये इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब हम लोग इसके आगे आते हैं और एक छोटा सा वो हम लोग देखते हैं कि क्या है और क्या चीज़ें जो है हम लोगों को देखनी है। तो कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, उन अपॉइंटमेंट्स को हम लोग देखेंगे कि लेसोथो के जो पीएम हैं थॉमस थबाने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह पे मोकेत्सी मोजैरो जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये वहाँ के वित्त मंत्री हुआ करते थे और अब ये वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री हो गए हैं। अब जो लोग दक्षिण अफ्रीका के मैप को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो जानते हैं कि पूरे दक्षिण अफ्रीका के बीच में ही एक छोटा सा पॉकेट है और वही लेसोथो नाम का देश है। और इसी तरह से एक दूसरा देश है स्वाजीलैंड। तो ये दो देश पूरी तरह से लैंडलॉक्ड हैं, चारों तरफ से जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ही घिरे हुए हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एक ऐतिहासिक कारण होते हैं किसी देश के निर्माण के। और हम लोग जानते हैं कि बोअर युद्ध के समय जो विभिन्न डच लोगों की बस्तियां थीं, उनमें से बहुत सी ऐसी रहीं जो बाद में भी जो है अंग्रेजों के नियंत्रण में नहीं आ पाई। और क्योंकि वो अंग्रेजों के नियंत्रण में नहीं थी, इसलिए साउथ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं थी। और क्योंकि उन्होंने अपने को स्वतंत्र बनाए रखा, तो वो बस्तियां आज भी स्वतंत्र हैं। और उनमें से प्रमुख जो है हमारी लेसोथो और स्वाजीलैंड, ये दो बस्तियां हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं थॉमस थाम्बानी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, दूसरा क्या है कि नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं उनकी नियुक्ति की गई है और गोविंदा राजुलू चिंताला। तो गोविंदा राजुलू चिंताला, इनको जो है नाबार्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और डिप्टी एमडी के तौर पे केवी साजी, इनको 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और अभी हम लोग फिर देखते हैं कि तृतीय किस्त के रूप में एक 20,500 रुपये, एक्चुअली टोटल 25,000 रुपये है। तो उस 20,500 को विभिन्न जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनको नाबार्ड द्वारा दिया गया है। नाबार्ड इस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने में। तो ऐसी स्थितियों में ये हमारे नाबार्ड के चेयरमैन गोविंद राजालू चिंताला, इनकी नियुक्ति की गई है। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ नई डिस्कवरीज हुई हैं और वो कौन कौन सी डिस्कवरीज हैं जो इस बीच हुई हैं, जो महत्वपूर्ण है और उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला तो ये है कि ट्रोग्लोमिसिस ट्विटेरी, इसका ट्विटेरी नाम इसलिए दिया गया है कि ये
ट्विटर में एक साझा किया था, एक अमेरिकन रिसर्च स्टूडेंट था। तो उसने वोटिंग करने के बाद वो ट्विटर पे साझा किया था अपनी फ़ोटो, यानी वोट डाला जो उनके नेशनल इलेक्शंस थे, और उस नेशनल इलेक्शन में वोट डालने के बाद उसने ट्विटर पे अपनी एक फ़ोटो साझा की, और उसके पीछे जो है एक ये कनखजूरा जिसको हम लोग कहते हैं, उस कनखजूरे की फ़ोटो थी, और उस कनखजूरे की फ़ोटो में कुछ धारियाँ बनी हुई थी जिनको जो है रेबोलेरिया, तो रेबोलेरिया और हेनरिक इंगॉफ, तो हेनरिक इंगॉफ और रेबोलेरा, तो ये दो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के हैं। उन्होंने उसको गौर से देखा, और उसको गौर से देखने के बाद उस पे काफ़ी अधिक इन्होंने रिसर्च किया, और पूरी दुनिया में देखा कि इसके पहले तो जो है इसको कभी नहीं देखा गया है, और अंत में जब ये पुष्ट हो गया कि ये एक नई प्रजाति है, तो उन्होंने जो है इसको एक नई प्रजाति के रूप में, एक जनरल है माइकोकीज, तो माइकोकीज नाम के जनरल में उन्होंने इसको प्रकाशित करवाया, और इसको एक नई प्रजाति के रूप में मान्यता मिली है, ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरिया। तो ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी, तो ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी के नाम से इसको जो है, ये एक टीनी यानी टाइनी फंगल पैरासाइट है, और ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं और जो आपके कनखजूरे होते हैं, तो उनमें ये शरीर के बाहरी हिस्सों में चिपक जाता है, और उसके बाद पैरासाइट के तौर पे अपना जीवन बिताता है। तो यानी मिलीपाइड्स और इंसेक्ट्स, इनमें ये चिपकता है, और लार्वा के तौर पे, मतलब ये देखने में बिल्कुल लार्वा जैसा होता है। तो अब इसमें दूसरी चीज़ हम लोगों को समझनी है कि ये जो ऑर्डर है इसका, वो ऑर्डर होता है लेबोलबेनियल्स। तो लेबोलबेनियल्स इसका ऑर्डर है, और ये हम लोगों को इसलिए याद रखना है कि दो चीज़ें, एक तो इसका नाम, और दूसरा कि ये किस ऑर्डर का है। और ये जो ऑर्डर होता है उसमें क्या है कि वो सारे के सारे जो पैरासाइट्स होते हैं वो फंगल पैरासाइट्स होते हैं, और इनके बारे में सबसे पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 1890 में वो खोज की थी। और ये रोलैंड थैक्सटेरेट नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस ऑर्डर के बारे में खोज की थी। तो ये हम लोग देखते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण खोज इस समय हमारे सामने आई है। दूसरा क्या है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी लिस्ट जारी की है, और ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये लगातार अपनी लिस्ट जारी करता है। तो उसमें इन्होंने पहले एम्फीबियंस की 284 प्रजातियों के बारे में इनलिस्टेड किया था 2009 में। तो 2009 में इन्होंने 284, जो ये IUCN के संदर्भ में काम करते हैं, के साथ तालमेल के साथ काम करते हैं। तो ये जो इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने 284 प्रजातियां 2009 में बताई थी, लेकिन हम देखते हैं कि अब जो इन्होंने 2020 में नई प्रजातियों की लिस्ट जारी की है, उसमें 447 प्रजातियों का उल्लेख किया है। तो 447 प्रजातियां अब इन्होंने उल्लेखित की हैं, और 20 उसमें से ऐसी हैं जिनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंतर्गत रखा गया है, और 35 ऐसी हैं जो इंडेंजर्ड के अंतर्गत हैं। तो हम देखते हैं कि 20 क्रिटिकली इंडेंजर्ड और 35 स्पीसीज ऐसी हैं जो इंडेंजर्ड के अंतर्गत रखी गई हैं IUCN के वर्गीकरण के अनुसार। अब इसमें जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं उनके नाम क्या क्या हैं? ये एक्चुअली बहुत से ऐसे फ्रॉग्स हैं जो आपके पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में, पश्चिमी घाट केरला में, पश्चिमी घाट कर्नाटका में पाए जाते हैं, और वो जो फ्रॉग्स हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल हैं। तो और इसके अलावा गुवाहाटी के भी कुछ फ्रॉग्स की प्रजातियां हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। तो उनके नाम हम लोग देखते हैं। रियोरचेस्टेस रेस्प्लेंडेंस, तो रियोरचेस्टेस रेस्प्लेंडेंस ये जो है केरला की अनामुड़ई की जो पहाड़ियां हैं, उन अनामुड़ई की पहाड़ियों में पाया जाता है। हम लोग इसको अनामुड़ी भी वहाँ कहते हैं और अनामुड़ई भी कहते हैं। तो अनामुड़ी या अनामुड़ई की पहाड़ियों में केरला में ये
रोचेस्टेस रिस्प्लेंडेंस करके ये फ्रॉग पाया जाता है और ये इंडेंजर्ड लिस्ट में है। दूसरा है रोचेस्टेस काइकटी। ये काइकटी फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है, काइकटी बुश फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है ये नेलियम पट्टी, तो नेलियम पट्टी हिल्स जो केरला में है उनमें पाया जाता है। तीसरा जो फ्रॉग है वो है रियोरचेस्टेस सिलिगॉन्जेसिस, तो सिलोंगेजेसिस ये जो है शिलोंग का है और ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में है। इसके अलावा क्या है कि सेडोफिलेटस एम्बोली, तो सेडोफिलेटस एम्बोली जो है ये महाराष्ट्र में अम्बोलियन की पहाड़ियों में है और जॉग फॉल्स और कुद्रेमुख कर्नाटका में वहां पर ये पाया जाता है। तो ये हम देखते हैं कि ये जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत इनको चिन्हित किया गया है और ये हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो अब थोड़ा सा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं कि ये 1916 में स्थापित किया गया था और 1916 में 1 जुलाई 1916 को स्थापित किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। तो जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, तीनों को मिला के एक ही बना दिया गया है। तो उसके अंतर्गत हमारा ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता है और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। तो ये हमारा ये था। अब हम लोग क्या देखते हैं कि एक छोटी सी खोज और है। खोज क्या, उसको हम लोग कहेंगे कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। और रेल बॉट करके, आर बॉट करके जो आपका साउथ सेंट्रल रेलवे के एक अधिकारी हैं हेम सिंह बनोत, तो हेम सिंह बनोत और उनकी टीम ने ये रेल बोट करके, या जिसको हम आर बोट भी कह रहे हैं, उसको जो है बनाया है। ये एक प्रकार का सिस्टम है और ये होटल मैनेजमेंट में, सॉरी, ये जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में सहायता प्रदान करेगा। तो जो कोविड-19 से लड़ने के लिए हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स को ये सहयोग प्रदान करेगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि साउथ सेंट्रल रेलवे के एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर हैं, हैदराबाद में पोस्टेड हैं, तो एडीआरएम कहते हैं। तो ये एडीआरएम हैदराबाद में पोस्टेड हेम सिंह बनोत, इन्होंने ये बनाया है रेल बॉट करके और ये मदद करेगा। और हम लोग जानते हैं कि 18 जोन्स में हम लोगों का रेलवे बटा हुआ है और ये जो 18 जोन्स हैं इनमें अलग अलग मुख्यालय हैं, उसके बाद इनके डिवीज़न होते हैं और इस तरह से ये होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और आज की बात हम लोग समाप्त करते हैं और फिर हम लोग कल 7 बजे शाम को फिर से उपस्थित होते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।